इंडिया के 20 लाख लोगों के लिए यही उनका घर है। ये इस देश में बनी कई डंप साइट्स में से एक है, जहाँ पर लोगों को लिटरली कूड़े के पहाड़ों से गुजरना पड़ता है, अक्सर जिसमें होती है नुकीली चीजें और जहरीला कूड़ा, जिससे कई सारी बीमारियां होती हैं जो अक्सर जानलेवा होती हैं, ताकि वो दिन के बस $3 बना सके। और क्योंकि ये देश दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, इंडिया हर साल 6.5 लाख टन कूड़ा का निर्माण करता है। और अमीर और गरीब के बीच की धन असमानता बढ़ने का मतलब है कि लाखों लोगों को सिर्फ सर्वाइव करने के लिए इस कूड़े को अलग करके बेचने पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कि इन्हें इस साइकिल में फंसे रहने पर मजबूर कर देता है। ये दिल दहला देने वाला है। जब हमने ये प्रोजेक्ट चुना तब मुझे पता था कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पर आना और ये सब देखना इतना दिल दुखाने वाला होगा। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मैं अभी अभी बाप बना हूँ और बच्चों को इस तरह के माहौल में काम करते देखकर मैं अंदर से पूरा टूट गया और पता नहीं इसे लफ्जों में कैसे बयां करूं। ये सही नहीं है। एक इंसान के तौर पर हम ऐसी चीजों को होने देने से भी अच्छा कुछ कर सकते हैं। पर ये डंप साइट ही इकलौती प्रॉब्लम नहीं है। आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन शहरी बस्तियों में रहता है। ये गरीबी और यहाँ रहने के हालात बेइंतहा कठोर हैं। ये लोग अपने घरों को एक रेलवे ट्रैक के पास बनाने में मजबूर हो गए हैं। हम बहाराजान नाम की एक औरत से अभी मिले, जिन्हें ठंड की एक सुबह कोहरे की वजह से ट्रेन से टकराने पर पैर गंवाने पड़े थे। अगर सच कहूँ तो ये हमारा अब तक का सबसे दिल दुखाने वाला वीडियो है जो हमने बनाया है। और भले ही ये प्रॉब्लम सुलझाना लगभग नामुमकिन लग रहा है, यहाँ ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बदलाव ला रही है। ये है शाफकत। इंडिया जैसे एक देश में गरीब लोगों से इस तरह बर्ताव होता है क्योंकि वो कूड़े का काम करते हैं, तो समाज इसी वजह से उन्हें अलग समझते हैं। शाफकत तिल जला शेड के मैनेजिंग पोस्ट पर है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे उनके पिता आलमगीर ने 36 साल पहले बनाया था, जिन्होंने कई साल इस बस्ती में कूड़ा उठाने का काम किया था। पर वो समुदाय के पहले और उन चंद लोगों में से एक हैं जो पढ़ना और लिखना जानते हैं। फिर वो एक स्कूल टीचर बन गए और जल्द ही समझ गए कि शिक्षा की वजह से उनके लिए मौकों के कितने दरवाजे खुल गए हैं। और इसीलिए 1987 में उन्होंने हर एक कमजोर बच्चे को क्लासरूम में डालना अपना मिशन बना लिया। हर एक इंसान को जन्म से ही अधिकार होते हैं। काम मिलने का अधिकार, अनाज पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार। गरीबी समय नहीं देखती, वो हर दिन संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें कभी कोई शिक्षा नहीं मिली, इसीलिए छोटे बच्चे क्राइम कर रहे हैं। हमें वो सभी मौके इन बच्चों के घर की चौखट तक लाने होंगे। इनमें से एक बच्चा है अकबर, एक लड़का जिसने कूड़े के समुदाय में जन्म लिया था। बड़े होते हुए इसके पास परिवार के साथ कूड़ा साफ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था ताकि ये सिर्फ सर्वाइव कर सके। उसका मतलब ऐसी जिंदगी जिसमें ना ही शिक्षा है, ना ही सुरक्षा है, और सबसे बड़ी दुख की बात, ना ही एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद है। लगभग 6 महीने पहले इसके पिता का देहांत हुआ था और उस वजह से परिवार पर बहुत प्रेशर आया था। अब इसकी माँ को कोई सहारा नहीं है और अब इतने सारे बच्चों के साथ पूरे परिवार को बहुत मुश्किल हो रही है। अकबर ने इस बाल मजदूरी की, इस गरीबी की, ऐसे प्रेशर की जिंदगी को नहीं चुना। किसी भी बच्चे को ऐसे नहीं रहना चाहिए। इसने गेट्स के बाहर से स्कूल देखे हुए हैं, पर कभी इसे क्लासरूम में अंदर जाकर बैठने का मौका नहीं मिला। ये 12 साल का था, पर ये कभी स्कूल नहीं गया। ये जानता नहीं था कि ठीक से लिखा और पढ़ा कैसे जाता है। तुम क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर। इंजीनियर। ये कहता है कि मैंने रोड्स पर बहुत सारी चीजें देखी हैं, लोगों की गाड़ियाँ खराब होते हुए, लोग मदद मांगते हुए, पर कोई मदद नहीं करता। मुझे इनकी मदद करनी है। ऐसे हालात होने के बावजूद भी इसने कभी अपने पढ़ाई करने के सपने को नहीं छोड़ा। तो शाफकत ने अकबर को एक मौका दिया और उसका स्कूल में दाखिला करवाया। और सिर्फ 2 साल में ही ये 8वीं कक्षा तक चला गया, ठीक वही जहाँ इसे होना चाहिए। अब उसके लिए मेरी ये उम्मीद और सपने हैं कि अब वो शिक्षा को हासिल कर पाएगा, एक यूनिवर्सिटी में जा पाएगा और एक इंजीनियर भी बन पाएगा, जैसा उसने हमेशा सपना देखा है। ये पक्का करने के लिए कि तुम्हें वो हर एक मौका मिले, हम तुम्हारे परिवार को कुछ पैसे दे रहे हैं ताकि वो खाना खरीद सके, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत ना पड़े। अगर तुम वादा करते हो कि तुम दिल लगाकर पढ़ाई करोगे तो मैं तुम्हारे स्कूल जाने का खर्चा उठाऊंगा और मैं तुम्हारी इंजीनियरिंग डिग्री का भी खर्चा उठाऊंगा, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। डील? डील? ऐसे। पर अकबर सिर्फ एक है उन हजारों बच्चों में से जिन्हें तिल जला शेड ने डंप वेस्ट से बाहर निकालकर उन्हें शिक्षा प्रदान की, सुरक्षित घर दिया और फाइनेंशियली मदद की। और डैरन पहली बार स्कूल के सभी बच्चों से मिलने वाला था।
आपको वो अनुभव कराने का मैं इंतजार नहीं कर पा रहा। जब बच्चे उस दरवाजे से दौड़ कर आएंगे, मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शेड ने 20,000 बच्चों को एक बेहतर जिंदगी की राह पर खड़ा किया है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत बड़ा बदलाव ला रही है, और ये बदलाव सिर्फ उन 20,000 बच्चों में ही नहीं, तो उन 20,000 बच्चों के परिवारों में भी आएगा, जो कि आगे ऐसे समाज में जन्म लेंगे जो कि उनके लिए खुला होगा और ज्यादा मौके देने वाला होगा। जब हम एक स्कूल का दरवाजा खोलते हैं, तब जेल का बंद कर देते हैं। सिर्फ शिक्षा ही आगे जाने का रास्ता है, और शिक्षा ही हमारे समाज को पूरी तरह से बदल सकती है। दिल जला शेड जो शिक्षा प्रदान कर रहा है, उसके भी अलावा वो कई सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करवाते हैं ताकि बच्चे अपने पैशन की खोज कर सकें। उनके अंदर एक आर्टिस्टिक टैलेंट छुपा हुआ है, इसलिए हम हमेशा उसे खोजने की कोशिश करते रहते हैं। हमने यहाँ स्पोर्ट्स भी इंक्लूड किए हैं। हम ताइक्वांडो क्लासेस भी लेते हैं, कंप्यूटर लर्निंग भी सिखाते हैं, गिटार क्लासेस, पियानो क्लासेस और बहुत कुछ। थैंक यू सो मच। फिर बड़े बच्चों ने डैरन को उनके कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट्स दिखाए। ओह वाओ, देखो ये तो 3D है। हे, तुमने वो कैसे किया? मुझे बताओगे इसे कैसे बनाया? मतलब ये सब रिसाइकल होने वाला सामान है, वुडबोर्ड है, सब उसी से बनाया गया है। ये एक वाटर डिस्पेंसर है सर, ये देखो। शायद ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि ये बच्चे कितने इनोवेटिव और रिसोर्सफुल हैं। इनके पास बहुत ही कम चीजें हैं, फिर भी इन्हें जो सामान मिलता है वो उसी का इस्तेमाल करके ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और ऐसा करके खुद को सिखा रहे हैं। इन बच्चों में इतनी क्षमताएं छिपी हुई हैं, फिर भी ऐसे बच्चों को अच्छी शिक्षा का मौका नहीं मिल पाता है। दिल जला शेड का अपने समुदाय पर इतना बड़ा असर करने के बाद भी ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि अकेले सुलझा नहीं पाएंगे। इस समुदाय की बहुत सारी जरूरतें हैं और बहुत सारा संघर्ष है। हमें हमारे काम को बड़ा करना होगा। हमारे जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को संसाधन जुटाने के लिए हमेशा ही दिक्कतें आती हैं, बहुत दिक्कतें। और इंडिया की इस प्रॉब्लम पर एक लंबा चलने वाला सोल्यूशन निकालने के लिए हमने दिल जला शेड के इस पूरे प्रोग्राम को पूरे 1 साल तक फंडिंग करने का फैसला किया, ताकि इन्हें कोलकाता के और इलाकों में फैलने में मदद हो और आखिरकार पूरे इंडिया में। क्योंकि आप में से हर एक की वजह से आपकी व्यूअरशिप ने बीस्ट फिलांथ्रोपी को सपोर्ट मिलने में मदद हुई है, और एक रेसिपेंट होने के नाते हम बता सकते हैं हमें बीस्ट फिलांथ्रोपी से सपोर्ट और एक कमिटमेंट भी मिला है। आपकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर अब ये एक और सरप्राइज बाकी है। शाफकत ने बताया कि बहुत से बच्चों को कंप्यूटर सीखने में दिलचस्पी है, पर लोकल लाइब्रेरी में सभी बच्चों को सीखने के लिए उतने कंप्यूटर्स नहीं हैं। तो हमने उनकी मदद की। हम और भी कुछ करना चाहते थे, तो हमने कुछ कंप्यूटर्स भी खरीदे हैं। कुछ दिन मुश्किल होते हैं, कभी चुनौतियां होती हैं, पर एक सोशल एक्टिविस्ट का काम ही होता है कि वो कोई स्ट्रैटेजी ढूंढे, उनसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे, जिससे कि जो भी कठिनाइयां और चुनौतियां आए उन्हें वो पार कर सके। पर अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। कुछ देर पहले शाफकत ने डैरन को मोहेश और अधीर से मिलवाया, ऐसे 2 भाई जो 13 साल की उम्र से यहाँ पर कूड़ा उठाने का काम कर रहे हैं। वो एकदम सुबह शुरू हो जाते हैं और लगभग 12-13 घंटे काम करते हैं, और उनके बड़े परिवार है। यही काम हम लोग कर रहे हैं। चूनू के बच्चा लोग को सरकारी में पढ़ा रहे हैं और यही सब कर रहे हैं। मोहेश ने डैरन को बताया कि उसे हर रोज कूड़े को घंटों तक उठाना पड़ता है, और वो ये सब इस सपने के साथ करता है कि एक दिन वो अपने बच्चों को स्कूल में भेज पाएगा। $5-6 में एक परिवार चला पाना इन्हें बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत कम पैसे है, बहुत कम। फिर मोहेश ने डैरन को अपने परिवार से मिलने उसके घर बुलाया, और उसे घर पे क्या दिक्कतें आती हैं उसके बारे में डैरन ने और भी जाना। यहाँ अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, और ये यहाँ का सबसे गर्म वक्त भी नहीं है। ये एक्चुअली ठंड के मौसम के आखिरी कुछ दिन है, और यहाँ सच में बहुत ज्यादा गर्मी है। गर्मी की वजह से खाना खराब होने से बचाना मोहेश के लिए बहुत चुनौती भरा हो जाता है, जिस वजह से कभी कभी उसे और अधीर को भूखे पेट ही काम करना पड़ता है, जिससे इस काम को पूरा करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए तुम जितनी मेहनत करते हो वो देखकर हम तुम्हारी थोड़ी मदद करना चाहते हैं, इसलिए हम तुम्हारे लिए एक नया फ्रिज खरीदेंगे। मैं और भी कुछ करना चाहता हूँ। जब तुम्हारी बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब हम उसका स्कूल में दाखिला कराएंगे, और हम ही खर्चा उठाएंगे, ठीक है? कोई बात नहीं मेरे भाई।
जब बीस्ट फिलैंथ्रोपी ने पहली बार डोनेशंस लेने शुरू किए थे, तब हमने एक भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट नहीं किया और ना ही हम वैसा कुछ करेंगे ऐसी कभी बात की थी। पर पहले हफ्ते में ही जिस देश ने बीस्ट फिलैंथ्रोपी को सबसे ज्यादा डोनेशंस दिए थे वो इंडिया ही था, और ये इंडिया के लोगों की असाधारण दया और उदारता को दर्शाता है। और तब से ही यहाँ पर बीस्ट फिलैंथ्रोपी के साथ आना और उतनी ही उदारता दिखाना जितनी यहाँ के लोगों ने हमें दिखाई थी, वो मेरे लिए बहुत जरूरी बन गया था। मैं एक बहुत बड़ा शाउट आउट देना चाहूंगा स्मिथ ब्रदर फैमिली फाउंडेशन को। जब डैरन को पता चला कि बहुत सारे बच्चों को हर रोज खाना नहीं मिलता, तो उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ एक बहुत ही जेनरस अमाउंट डोनेट किया, जिसकी मदद से हम 80 परिवारों को 2 साल तक खाना दे सकते हैं। मदद करने के लिए थैंक यू इंडिया, वी लव यू।